दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, बट ये नहीं जानते कि ये होता किस तरह से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिजली जो बारिश के वक्त चमकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं और इसकी सारी प्रोसेस किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिजली का चमकना, गिरना और गरजना दुनिया में शायद ही कोई हो जिसने इसको होते हुए ना देखा हो। दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं में बिजली का चमकना, गिरना और गरजना है। हम आगे बढ़े इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बिजली का गिरना और बिजली का चमकना दोनों अलग अलग चीज है। हर बिजली का चमकना बिजली का गिरना नहीं होता। बिजली अगर आकाश में ही रहे तो वो केवल बिजली का चमकना या गरजना कहलाए। देखिए, बिजली अगर धरती या धरती पर पड़ी किसी चीज से टकराए तो वो बिजली का चमकना तो होगा ही, साथ ही यह बिजली का गिरना भी कहलाया जाए। तो आज हम जानेंगे कि आसमान में बिजली का चमकना कैसे संभव हो पाता है। इसलिए ही हम पहले स्टैटिक चार्ज को समझ लेते हैं। स्टैटिक चार्ज दुनिया की हर चीज का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम यानी अणु है। मतलब ये कि अगर किसी पदार्थ को अणु के लेवल तक तोड़ा जाए तो उस पदार्थ के अणु के भी गुण वही गुण होंगे जो उस मूल पदार्थ के थे। लोहे को छोटा करते करते अगर हम उसके एक अणु तक पहुंच जाए तो वह अकेला अणु भी लोहा ही कहलाए। अब अगर अणु से भी ज्यादा छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो फिर वो टुकड़े लोहा नहीं कहलाएंगे। तो इस बिल्डिंग ब्लॉक यानी अणु में तीन चीजें होती हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास धनात्मक और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक, इसलिए ही अणु का कुल चार्ज 0 रहता है और इसलिए ही सामान्य परिस्थितियों में हर चीज का चार्ज 0 रहता है। लेकिन जब दो पदार्थों की लेयर्स में घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज, और ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर बहुत बड़ा बन जाता है और इसके चलते दोनों मटेरियल में कुछ चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। जब आप प्लास्टिक की कंघी अपने बालों में फिराते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन छूटकर आपके बालों में समा जाते हैं, तो कंघी के पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है तो उस पर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। यही स्टैटिक चार्ज है। इसी पॉजिटिव चार्ज के चलते वो न्यूट्रल चार्ज वाले कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। स्टैटिक चार्ज दो तरह का होता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक चार्ज नेगेटिव होगा और जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि बिजली चमकती कैसे है। देखिए, बादल कैसे बनते हैं ये तो हम सब जानते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर बादल का रूप ग्रहण करने लगता है। लेकिन फिर भी इसका बड़ा होते रहना और ठंडा होते रहना जारी रहता है। बादल का ऊपर का भाग इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगते हैं। ये बर्फ के कण हवा के कणों से घर्षण करते रहते हैं और इन घर्षणों से उत्पन्न होता है स्टैटिक चार्ज। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बेशक चार्ज बराबर हो, लेकिन वजन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, इसलिए सारा पॉजिटिव चार्ज बादलों के ऊपर वाले भाग में इकट्ठा हो जाता है और सारा नेगेटिव चार्ज नीचे वाले भाग में। तो यूं बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि आसमान की बिजली ठीक वही बिजली होती है जिससे हमारा घर रोशन होता है, और हमारे घर की बिजली हो या आसमान से गिरने वाली बिजली, दोनों उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन की गति से। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज होता है। वो बिजली का कड़कना तीन तरह से होता है। एक होता है बादलों के अंदर, मींस इंट्राक्लाउड। एक बादल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव। जब ये एक दूसरे के पास एक साथ भारी मात्रा में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही बादलों के भीतर बिजली चमकना कहते हैं। सेकंड है बादलों के बीच, क्लाउड टू क्लाउड। एक बादल का नेगेटिव चार्ज जब दूसरे के नेगेटिव चार्ज के पास आता है तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जैसे बादलों के अंदर। और तीसरा होता है बादलों और जमीन के बीच, मींस क्लाउड टू ग्राउंड। बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट होती है। ये कितनी भीषण है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत सिर्फ 220 वोल्ट होती है। इससे जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं। बिजली के कड़कने के पूरे विज्ञान के बारे में अभी निश्चित तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। बिजली कड़कने का अध्ययन अब भी जारी है और अध्ययन की इस शाखा को फ्लेमिंगोलॉजी कहा जाता है। क्लाउड टू ग्राउंड में जो प्रकाश हम देखते हैं वह वास्तव में एक रिटर्न स्ट्रोक होता है। सबसे पहले विद्युत बादल से पृथ्वी की ओर बहती है। जिस रास्ते से ये बहती है उसे स्टेप लीडर कहा जाता है। स्टेप लीडर की रोशनी बहुत मंद होती है और आंखों के लिए दृश्यमान नहीं है। जब स्टेप लीडर जमीन के पर्याप्त करीब होती है ठीक उसी वक्त एक स्टेप लीडर जमीन से बादल की ओर भी बनती है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज होता है और वापस जमीन की ओर बहता है। करंट का यह डिस्चार्ज एक उज्जवल प्रकाश उत्पन्न करता है जो स्टेप लीडर के रास्ते वापस लौटता है। इस लौटने वाली रोशनी को देखकर हम सोचते हैं कि शायद बिजली नीचे की दिशा में चल रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह ऊपर की दिशा में यात्रा कर रही है। बिजली गिरने पर आवाज क्यों होती है? बिजली गिरने के वक्त आवाज क्यों होती है इसे समझने के लिए एक और मजेदार बात बताते हैं। आसमान से जो बिजली गिरती है उसका टेम्परेचर सूरज की सतह से 5 गुना अधिक होता है। मतलब जब ये जमीन पर गिरती है तो अपने पूरे रास्ते को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसलिए गुजरने वाले रास्ते की हवा पहले तो बड़ी तेजी से संकुचित होती है, फिर वायुमंडल के दबाव के चलते तेजी से एक्सपेंड, ये इतनी तेजी से एक्सपेंड होती है कि उसे फैलना नहीं फटना कहा जा सकता है, और इसी फटने के चलते बहुत तेज आवाज होती है। हम तक बिजली की चमक पहले और आवाज बाद में इसलिए पहुंचती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से काफी तेज चलता है। लेकिन इन दोनों के बीच के अंतर से आप ये पता लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर गिरी। कुछ कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आता है कि अगर बिजली की रोशनी के 5 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है तो बिजली हमसे 1 मील दूर गिरी है। इस हिसाब से अगर 10 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है तो बिजली हमसे
2 मील दूर गिरी होगी। अब आप कहेंगे कि इतनी दूर से बिजली दिखेगी क्या? तो ये जान लीजिए कि बिजली का कड़कना 100 मील की दूरी से दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी गरज ज्यादा से ज्यादा 12 मील तक ही जा पाती है। मान लीजिए अगर किसी इंसान के ऊपर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? जितने लोगों पर आज तक बिजली गिरी है उसमें से केवल 10% लोग ही मरे हैं, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान और करंट चाहे बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये रहती सेकंड के 1000वें से लेकर 500वें भाग तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट छूकर उसमें से हाथ हटा लेना। लेकिन फिर भी आसमान से गिरने वाली बिजली अपनी शक्ति के चलते, जिसकी तुलना हमने गर्म तवे से नहीं सूरज की रोशनी से की थी, बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है। सबसे पहले तो ये शरीर के जिस भाग से गुजरी है वहां से लेकर जिस भाग से निकली है तक स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान किसी पेड़ की जड़ का टैटू सही का लगता है। इसे लिस्टेनबर्ग फिगर कहा जाता है। साथ ही उन 10% केसेस में जिसमें बिजली गिरने के बाद इंसान नहीं बच पाता, हृदय का रुकना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिजली गिरने के दौरान दिमाग भी एक क्षण को झंझना जाता है, खासतौर पर तब जब बिजली सीधे सर पर गिरी हो। लेकिन वो 90% व्यक्ति जो सर्वाइव कर जाते हैं उनमें भी कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे तेज आवाज के चलते कानों का फट जाना, शरीर के किसी विशेष अंग या पूरे शरीर में लकवा मार जाना। साथ ही बिजली गिरने के टेरर के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी होने लगती हैं, जिनमें 1-2 घंटे तक शॉक हो जाना जैसे छोटे मोटे वैज्ञानिक प्रभाव से लेकर डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे बड़े दुष्परिणाम शामिल है। पेड़ों पर बिजली गिरने से क्या होता है? यदि बिजली किसी पेड़ पर गिर जाए तो पेड़ में विस्फोट हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली के गिरने से उत्पन्न भारी गर्मी पेड़ के अंदर मौजूद नमी को वाष्पीकृत करती है और भाप पैदा करती है, जो पेड़ के तने को फोड़कर तेजी से बाहर निकलती है। लेकिन कहा यह जाता है कि बिजली गिरना पेड़ों के लिए नुकसानदायक कभी कभी होता है और सदा लाभदायक होता है। वो इसलिए क्योंकि बिजली कड़कने के दौरान उसकी गर्मी के चलते नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और इस दौरान जो बारिश पेड़ पौधों में पड़ती है उसमें नाइट्रेट की काफी मात्रा होती है। नाइट्रेट पेड़ पौधों और फसलों के लिए लाभदायक होता है। अब बात करते हैं फल्गुराइट के बारे में। जब एक बेहद शक्तिशाली बिजली एक चट्टान या रेत पर गिरती है तो उससे उत्पन्न गर्मी की भारी मात्रा के चलते चट्टान या रेत के मिनरल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यह फ्यूजन एक ट्यूब के रूप में होता है जिसे फल्गुराइट के नाम से जाना जाता है।